पिछले एमसीक्यू में पॉलिटी से क्वेश्चन को करवाया गया था। आज का एमसीक्यू है बिहार से। बिहार स्पेशल में पहला प्रश्न है कि बिहार वैशाली राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर है पहला नवनदिष्ट। ऑप्शन सी है नवनदिष्ट। नवनदिष्ट ने वैशाली राजवंश की स्थापना की थी। वैशाली शहर की स्थापना विशाल ने की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसे आप ध्यान से देख लें। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के किस जिले में पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा डी, भागलपुर। प्रश्न है अंगराज्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। अंगराज्य का पहला आर्य राजा तितुक्षी था। हेनस्वांग ने अंगराज्य को चेनप्पो कहा है। अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर जैन के धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और केवल 3 सही है। पहला सही है और तीसरा सही है। तो चेनप्पो किसने कहा था, कि किस शहर को कहा था या किस राज्य को कहा गया था। तो हेनस्वांग ने चेनप्पो तो जरूर कहा था, लेकिन वो अंग राज्य को नहीं कहा था, उन्होंने चंपा नगरी को कहा था। तो चंपा होगा, न कि अंग। एक्सप्लेनेशन को अगर देखें तो तितुक्षी अंग का पहला आर्य राजा था। यहाँ कुल 25 राजा हुए। अंग में 3 अंतिम राजाओं ने, प्रथम दधिवाहन, ये जिनकी पुत्री चंदना है, महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। कूट है यानी कि कथन है, बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इसमें अलकप के बूली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह बिहार क्षेत्र में थे। अलकप का बूली गणराज्य आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद व भोजपुर क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित था। तो इनमें से कौन से गलत हैं। तो कोई गलत नहीं है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन से गणराज्य वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। तो इसका उत्तर है मल। बाकी बात भोग थे, कुरु और इक्ष्वाकु, ये सभी वज्जी संघ में सम्मिलित थे। याद रखें, मल्ल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। प्रश्न है, वज्जी संघ के संदर्भ में किए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि वज्जी संघ में राजाओं की सभा विदत कहलाती थी। फिर है आम्रपाली वैशाली की नगरवधु के रूप में प्रसिद्ध थी। फिर कहता है वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी था। फिर है वज्जी संघ के संविधान प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था। उपर्युक्त में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना गया है, जिसमें कि 2, 3 और 4 को सही माना गया है। 2 को, 3 को और 4 को सही माना गया है। इसे गलत क्यों माना गया है। तो वज्जी संघ के राजाओं की सभा को विदत की जगह पे संस्था कहलाती थी। प्रश्न है, अवंती मगध संघर्ष को किस शासक ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती राज्य पर कब्जा कर मगध अवंती संघर्ष को समाप्त किया। इसे वत्स और कौशल को भी मगध में मिला दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो उसका उत्तर होगा कालाशोक। प्रश्न है, मखली कौशल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, उनकी मृत्यु किन 2 राजाओं के संघर्ष के दौरान हो गई थी। तो इसका उत्तर होगा मगध और लिच्छवी। मखली कौशल की मृत्यु मगध और लिच्छवी साम्राज्य के संघर्ष के मध्य हो गई थी। अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान उसने शिलाकंटक और रथमूसल यंत्र का उपयोग किया था। ये भी प्रश्न में अक्सर आता है कि जब
अजातशत्रु के द्वारा आक्रमण किया गया तो किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया गया था, हथियार का इस्तेमाल किया गया था? तो ये उत्तर होगा शिलाकंटक और रथमुसल। अब ये किस प्रकार का औजार होता है, तो एक आप मूवी देखे होंगे बाहुबली, है ना, उसमें जो ये जो लगा होता है हथियार वो वही होता है, शिलाकंटक और रथमुसल होता है। प्रश्न है अजातशत्रु के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो असत्य नहीं है यानी कि सत्य है, उसे ढूंढना है। पहला है कि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तथा इसके पुत्र ने उसकी हत्या की। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। इसने वजी संघ को मगध में मिला लिया। तो इसका उत्तर होगा, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 3। प्रश्न है कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, यह किस स्रोत में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर होगा महावंश। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा तथा इसने नेतृत्व में ही मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ। इसने अपनी राजधानी राजगृह में बनाया तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद था। जो वास्तुकार होते हैं वह किसी भी राज्य को ढांचागत स्थिति प्रदान करते हैं कि इस राज्य में यहाँ पर किला होगा, इस राज्य पर यहाँ पर दुर्ग होगा, तो वो महागोविंद था। प्रश्न है निम्न कथनों के संदर्भ में कहे गए हैं वैवाहिक संबंध द्वारा वत्स राजा को मित्र बना लिया। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पश्चात तो उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। वैशाली की नर्तकी आम्रपाली इसकी प्रेमिका थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये सभी संदर्भित हैं अजातशत्रु से। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न है उदाइन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि ये अजातशत्रु के शासनकाल में वैशाली का राज्यपाल था। उदयन के संदर्भ में बात कर रहा है कि ये अजातशत्रु के शासनकाल में वैशाली का राज्यपाल था। फिर कहता है इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की। उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो कहता है 1 और 3 सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है और पहला सत्य नहीं है, ये बाकी बात इसे सत्य माना गया है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? तो ये चंपा का राज्यपाल था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया, जो कि सही है, तथा मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की। फिर कहता है उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, ना कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य में एक जैन चैत्रागृह का निर्माण करवाया था। अवंती के राजा पालक ने उदयन की हत्या कर दी। तो उदयन की हत्या किसके द्वारा हुआ था? तो पालक के द्वारा हुआ था। फिर है काशी के अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशरथ की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नंदवंश के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कूट के माध्यम से करें। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को मारकर महापद्मनंद ने मगध में नंदवंश की स्थापना किया। महापद्मनंद को कली का अंश या दूसरे परशुराम या फिर एकराट कहा गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न है विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाले मगध का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा महापद्मनंद। यहां पर है महाजनपद व उनकी राजधानियों को
सुमेलित करें। तो इसका उत्तर होगा शक्तिमती से। शूरसेन का संबंध किससे था? तो मथुरा से था। कौशल का संबंध किससे था? तो श्रावस्ती से था। वज्जिक का संबंध किससे था? तो वैशाली से था। और मगध का संबंध किससे था? तो राजगृह से था। यहाँ पर बताया गया है कि बौद्ध काल में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलता है महाजनपद व उनके विवरण। पहला है कि मगध का संबंध जो था, यानी इसका राजधानी था राजगृह, है ना। ये पटना, बिहार, गया, नालंदा इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित था। काशी का संबंध है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र हैं। फिर है काशी का संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशल का संबंध श्रावस्ती से है, यानी कि इसकी राजधानी श्रावस्ती था। ये भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। फिर आता है अंग का संबंध चंपा से था। ये भागलपुर, मुंगेर और बांका के क्षेत्र से संबंधित है। फिर आता है वज्जी का संबंध वैशाली से था। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र, यानी कि पटना के गंगा के उत्तरी छोर। मल का संबंध कुशीनगर, जो कि पावापुरी उत्तर प्रदेश और बिहार से था। चेदी का संबंध शक्तिमती, ये भी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। वत्स का संबंध था कौशाली से। कुरु का संबंध इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र। पांचाल राजधानी अहिछत्र, है ना, काम्पिल्य उत्तर प्रदेश। मत्स्य विराटनगर राजस्थान। शूरसेन का संबंध मथुरा से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अश्मक था पोतन, जो कि है आंध्र प्रदेश से। अवंती उज्जैन, महिष्मती मध्य प्रदेश। गांधार तक्षशिला, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र था। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और कंबोज की राजधानी हाटक, जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। निम्न में से कौन सा सत्य है? कालाशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में वैशाली में हुआ। महावंश के अनुसार मौर्य शूद्र थे। जैन ग्रंथ व मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य शूद्र थे। तो कौन सी कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा 1। जैन ग्रंथ व मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य किस प्रकार के राजा थे? तो ये शूद्र राजा थे। एक्सप्लेनेशन को अगर देखें तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में राजगृह में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता सावा कामी ने की थी। ये अपनी राजधानी वैशाली से पटना स्थानांतरित करवाया था। किसने करवाया था? तो कालाशोक ने किया था। महावंश के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा जैन परंपरा के अनुसार मुद्रा राक्षस के अनुसार ये शूद्र थे। महावंश के अनुसार मौर्य क्या थे? ये क्षत्रिय थे। और मुद्रा राक्षस, जो कि जैन परंपरा है, इसके अनुसार मौर्य शूद्र थे। इसलिए कठिन डी सही है। यहाँ पर कहा गया है रजत रंगणी के अनुसार अशोक किस धर्म का उपासक था? ऑप्शन में अक्सर लोग बौद्ध धर्म मार देते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं होगा, शैव धर्म होगा, है ना। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। कल्हन के द्वारा लिखी गई रजत रंगणी। कल्हन ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो ये रजत रंगणी की रचना किया था। इसके अनुसार अशोक जो थे वो शैव धर्म का अनुयायी था। सिंहली ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। कलिंग युद्ध के संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। इस युद्ध के समय कलिंग का शासक खारवेल था। अब देखते हैं उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। 2 और 3 सही नहीं है ना। 1 को सही माना गया। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस समय कलिंग का राजा नंदराज था, है ना। फिर है कि अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग युद्ध का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन 2 और 3 गलत है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और 1750 में जेम्स प्रिशेप ने अशोक के अभिलेख की खोज की। कूट का सही विकल्प का चयन करें। तो इसका उत्तर होगा ए। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती। 1750 ईस्वी में पाद्रेट्टी पेंथलर ने अशोक के अभिलेख की खोज की। 1737 ईस्वी में जेम्स प्रिशेप ने पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा। तो खोज करने वाले अलग थे और पढ़ने वाले अलग थे, है ना। फिर आता है कि पाकिस्तान से खरोष्टी, अफगानिस्तान से ग्रीक तथा अरमाइक एवं भारतीय क्षेत्र से ब्राह्मी लिपि अभिलेख मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान दें। प्रश्न है, बिंदुसार के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से संबोधित किया गया है। अशोकावदान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो 1, 2 और 3 ये तीनों को सही माना गया है। तारानाथ क्या था? तो ये एक तिब्बती विद्वान थे। इसकी रचना कंग्यूर और तंग्यूर है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, इसे देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन को पहचानें। एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य व शैलुकस के बीच युद्ध का वर्णन किया। सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के पास भेजा। फिर है कि टालमी द्वितीय जो मिस्र का शासक था ने अपने दूत डायनोसियस को अशोक के शासनकाल में भेजा। फिर कहता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। तो इसका उत्तर होगा सी। यहाँ पर गलत कथन को पहचानने को कहता है। बाकी ए, बी और डी सही है, इसे आप देख लें। अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें व कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना किया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उज्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा अशोक के सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तुषास्प अशोक के काल में अवंती का गवर्नर था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा 1 और 3। 1 का कहता है कि कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में ललित पाटन नगरों की स्थापना करवाया था अशोक ने। और फिर कहता है कि तुषास्प कौन था? तो अशोक के काल में अवंती का गवर्नर था। दूसरा को गलत माना गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया था, परंतु संपूर्ण मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही स्थित थी। अशोक ने श्रीनगर एवं नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना की। रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है इसके अनुसार उज्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषास्प द्वारा करवाया था। रुद्रदामन ने सुविशाखा द्वारा, स्कंदगुप्त ने चक्रपालिका द्वारा कराई थी। तुषास्प अशोक के समय अवंती का गवर्नर था। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। सही और गलत को आप ध्यान से देख लें। कहता है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। वो कौन सी थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। अशोक के 5 प्रांत कौन कौन से हैं? तो उत्तर पथ को तक्षशिला कहा गया था, कलिंग को तोलसी कहा गया था, और दक्षिण पथ को सवर्णगिरी कहा गया था, और पूर्वी राज्य को पाटलिपुत्र कहा गया था। साथ ही अवंती को उज्जैन कहा गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, पिंगलवत्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान शासक होगा। दूसरा है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है।
कौन से कथन सही है? तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन बी सही माना गया। ऑप्शन बी में कहता है कि केवल 2। एक्सप्लेनेशन देखें तो पिंगल वत्स ने अशोक के संदर्भ में भविष्यवाणी की थी, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। यह सत्य हुआ। बिंदुसार ने उत्तराधिकारी के रूप में अशोक जो थे वो 269 ईस्वी में ईसा पूर्व, ना कि ईस्वी होगा, यहाँ पे ईसा पूर्व होगा, शासक बना। सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर सम्राट बना था। अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक भी कहा जाता था। अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है और उसमें से हुई रक्तपात को देखकर उसका विचार परिवर्तन हो जाता है। अशोक के कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में मिलता है। अतः कथन एक असत्य है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा की शुरुआत लुम्बिनी से की थी। तो इसमें से ऑप्शन डी को गलत माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हृदय परिवर्तन यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपनाया एवं विश्व प्रथम शांति प्रवर्तक बने। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बोध गया और यात्रा अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में की। अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी। चंद्रगुप्त अशोक का पिता का पिता था, यानी कि अशोक के दादा थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुम्हरार यानी कि पटना में स्थित था। एरियन के राजप्रसाद के संदर्भ में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही वेतना कर सकते थे। मेगास्थनीज के अनुसार यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी। ये कथन सही नहीं है। बाकी 1 और 2 को सही माना गया है। ना ही वेतना कर सकते हैं। फाहियान के अनुसार यह राजप्रसाद मानवीकृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित थी। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रश्न है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला है कि केंद्रीकृत व्यवस्था थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो इसमें से तीनों को सही माना गया है। प्रश्न है केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। तो इसका उत्तर होगा भाब्रू। भाब्रू शिलालेख कहाँ पाएगा? तो ये जयपुर के राजस्थान के विराटनगर में स्थित है। विराटनगर में अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, एक है भाब्रू और दूसरा है बैराट में। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तीसरा है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल कहा गया है। तो इसमें से केवल 1 और केवल 3 सही माना गया है। केवल 1 सही है और केवल 3 सही है। बौद्ध धर्म ने यहाँ पर नहीं होगा, वो जैन धर्म होगा। आलेखना क्या है? फिर कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक क्रियाविधि जिससे कर का बोझ कम किया जा सके। दूसरा है बौद्ध संघ में शामिल होने के नियुक्ति प्रक्रिया। और फिर कहता है प्रथम जैन संगीति के दौरान संकलित एक महाकाव्य जिसमें सभी तीर्थंकरों की जीवनी हो। फिर कहता है अन्न जल का त्याग करके मृत्यु का वरण करना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अन्न जल का त्याग करके मृत्यु का वरण करना। संलेखना क्या है? तो संलेखना इसी को कहा गया है, ये जैन धर्म में होता है। प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सकुटार व शूलभद्रक धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे। कल्पक एक जैन मंत्री थे जो नंदों के दरबार में था। कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका उत्तर होगा सही विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेन सांग
जो नंदों के अतुल संपत्ति की रोचक कहानी सुनाता है। ह्वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक संपन्नता के कारण राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा और साहित्य का केंद्र बन गया। वर्ष उपवर्ष वरवरुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंदों के शासन काल में हुए थे। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि ये नाम आपको दे देगा और फिर पूछेगा कि ये किस राजवंश से संबंधित विद्वान थे। नंद शासक ने जैन धर्म को मानते थे तथा उन्होंने अपने शासन में अनेक जैन धर्म मंत्रियों को नियुक्त किया था। कल्पक इन्हीं में से एक थे। शूलभद्रक तथा एकटार धनानंद के जैन मतावलंबी अमाल थे, अतः दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान और अष्टाध्यायी के रचनाकार आचार्य पाणिनि किसके समकालीन अथवा मित्र थे? तो इसका उत्तर होगा महापद्म नंद। प्रश्न है, अशोक के धम्म के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत धर्म है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे तथा 7वें अभिलेख में मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ सिगालोवाद में मिलता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर होगा बी। 2 और 3 को सही माना गया है। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है, ना कि पाली, इसलिए पहला जो था वो गलत माना गया था। तथा संस्कृत शब्द धर्म का पर्यायवाची है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे तथा 7वें अभिलेख में मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ सिगालोवाद में भी मिलता है, अतः कथन एक गलत है। फिर कहता है, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक ने विहार यात्राओं की जगह धम्म यात्राओं की शुरुआत की। तो ये था बिहार स्पेशल से फर्स्ट डे का MCQ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना। धन्यवाद। अगले चैप्टर में फिर हम लोग कुछ और देखेंगे।